हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिलोसॉफी को। और आज हम लोग देखने वाले इंडियन पॉलिटी की चैप्टर हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की क्या पूरी प्रोसेस रही। इसके बाद हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है और बाकी की इन्फॉर्मेशन जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसा कि 1947 से पहले ही हमारे देश में जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो पूरी प्रोसेस थी वो स्टार्ट हो गई थी और 1950 तक आते आते जो है कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से फ्रेम्ड हो चुका था। वी विल सी टाइमलाइन, वी विल सी कमिटीज़ एंड कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पोजिशन हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो टोटल 389 सीट्स थे, उनमें से 93 जो स्टेट सीट्स थे वो प्रिंसली स्टेट्स को एलोकेट किया गया था और 296 जो सीट्स थे वो ब्रिटिश इंडिया को एलोकेट किया गया। और इन 296 सीट्स में जो 4 सीट्स है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के लिए थे, जैसा कि आज जिसे हम आज यूटी कहते हैं। और इनमें से जो 292 सीट्स है वो 11 प्रोविंसेस को एलोकेट किया गया। और अगर हम बात करते हैं टाइमलाइन के बारे में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रोसेस की जो टाइमलाइन रही है उसके बारे में, तो 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मीटिंग हुआ। फिर इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, तो इसमें हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो उनके रेस्पेक्ट के लिए उन्हें जो है प्रेसिडेंट बनाया गया। हालांकि हम जो है यूजुअली जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट थे, हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट। फिर हम लोग देखते हैं 13 दिसंबर 1946 को जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया नेहरू ने और इसको एडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। अब आप बोलोगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, तो हमारा जो प्रिएम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही लिया गया है। और बाद में 1947 को जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है इसको पास किया गया और 22 जुलाई को इसको पास किया गया। और इसी एक्ट के अंदर जो है हमारा नेशनल फ्लैग जो है उसको एडॉप्ट कर लिया गया। और इस 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में असेंबली के 2 रूल्स जो है वो निकल के आते हैं, दो रोल्स निकल के आते हैं बेसिकली। तो एक जो रोल है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है और एक रोल एज ए लेजिस्लेचर का है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको चेयर करेंगे राजेंद्र प्रसाद और एज ए लेजिस्लेचर इसको चेयर करेंगे जीबी मावलंकर। अगर हम लोग बात करते हैं आगे और, तो अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो बनाई गई, जिसको चेयर किया बी आर अम्बेडकर, नन अदर देन बी आर अम्बेडकर। 26 नवंबर 1949 को जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दी गई। और इस टाइम पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए हम 26 नवंबर को हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है 26 नवंबर को पास किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। और इसने 2 एक्ट को रिपील कर दिया बेसिकली। जो एक्ट जो है बिफोर द कंप्लीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो हमारे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरह वर्क करता था, लेकिन बाद में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इसको रिपेल कर दिया गया। अभी हम लोग कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो सबसे पहले जो सीट जो थी वो सीट इज़ प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है सीट्स एलोकेट किया गया। और जो सीट्स थे वो 3 कम्युनिटीज़ को एलोकेट किया गया, जनरल, मुस्लिम और सिख। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सिख में अगर पॉपुलेशन 10% है तो फिर 10% सीट्स उनको एलोकेट की जाएगी। और यहाँ पे जो है हर एक कम्युनिटी के मेंबर जो है वो प्रोविंसेस जो है उसमें से वो प्रोविंशियल असेंबली का जो मेंबर है उसको इलेक्ट करेगी। मतलब प्रोविंशियल असेंबली का जो भी मेंबर, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होगा, उसको उसी कम्युनिटी का जो पर्सन होगा वो उसको इलेक्ट करेगा। और प्रिंसली स्टेट्स में कोई भी जो है इलेक्शंस वगैरह नहीं होती थी, वहाँ पे बेसिकली नॉमिनेट होके आते थे वो लोग।
तो इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी कहते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कुछ कमिटीज़ के बारे में, तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 8 मेजर कमिटीज़ थे। तो सबसे पहले यूनियन पावर कमेटी, जिसको चेयर किया जवाहरलाल नेहरू ने। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को भी चेयर किया जवाहरलाल नेहरू। स्टेट कमेटी को भी जवाहरलाल नेहरू ने चेयर किया। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चेयर किया। फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चेयर किया। रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी को राजेंद्र प्रसाद और स्टीयरिंग कमेटी को राजेंद्र प्रसाद। एक और कमेटी है एज ए होल, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल। इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चेयर किया। इसमें भी 3 सब कमेटीज़ है। तो एक है फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, इसको जे.बी. कृपालन ने चेयर किया। और माइनॉरिटी सब कमेटी को एस.सी. मुखर्जी ने, और नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल कमेटी को गोपीनाथ बरदोले ने चेयर किया, जो कि आगे जाके आसाम के पहले चीफ मिनिस्टर बनते हैं। अगेन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर जो है 7 मेंबर्स थे इसमें, जो कि यू हैव टू रिमेंबर ऑल द मेंबर्स, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से। तो इसके मेंबर्स थे B.R. अम्बेडकर, N.G. अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव और T.T. कृष्णमाचारी। और भी कुछ फैक्ट्स है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, देख लेते वो भी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल है वो एलिफेंट था। फिर B.N. राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीगल एडवाइज़र थे, जिन्होंने एडवाइस किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 2 पार्ट्स होने चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ 2 पार्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना चाहिए, उन्होंने बोला था। उन्होंने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बाइफर्केट करना चाहिए। फिर प्रेम बिहारी रायज़ादा जो थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर थे, उन्होंने कैलीग्राफी की थी। नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा जो थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट किया था। और ये दोनों जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर के जो शांति निकेतन है वहाँ से बिलोंग करते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।